दोस्तों, आप तो जानते ही हैं, फिल्म की रीढ़ की हड्डी उसका कंटेंट होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली राइटर्स जो होते हैं, स्क्रिप्ट राइटर्स, दे आर एन इग्नोर्ड लॉट। कभी कभी उन्हें पूरे पैसे मिलते नहीं हैं, एंड व्हेन यू कंपेयर द रेम्यूनरेशन गिवन टू स्टार्स, राइटर्स को बहुत कम पेमेंट मिलता है। बहुत बार तो उन्हें अपने काम के लिए क्रेडिट भी नहीं दी जाती है। लेकिन ऑल दैट मे बी अ थिंग ऑफ द पास्ट नाउ, क्योंकि स्क्रीन राइटर्स राइट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये बॉडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकग्नाइज कर ली है, और इस वजह से राइटर्स के काम को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। उनके राइट्स अब कोई नहीं छीनेगा, एंड ऑफ कोर्स रिवॉर्ड्स तो मिलेंगे ही। तो आज हमारे साथ हैं इस विषय पर बात करने के लिए स्क्रीन राइटर अंजुम रजब अली, जो कि स्क्रीन राइटर्स राइट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन भी हैं। लेट्स वेलकम हिम। वेलकम टू कोमल नाट ऑफिशियल। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस, आपने एब्सोल्युटली सिंगल हैंडेडली ये सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन का काम किया, एंड यू गॉट दिस बॉडी रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वेल, मोर और लेस सिंगल हैंडेडली ही करना पड़ा, कि जो स्ट्रगल जो थी, सफ़र जो था, वो ना सिर्फ मुश्किल था पर बहुत लंबा था। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल तो बहुत बार इस सॉर्ट ऑफ स्टेज तक पहुँचे जहाँ लगा कि ये बात आगे बढ़ेगी नहीं, तो उस ऐसे मौक़ों पर पूरी टीम को प्रोत्साहित करके साथ में चलना शायद मुनासिब नहीं था। इसके लिए इट वॉज इम्पॉर्टेंट कि भैया एक शख्स जो है वो लगा रहे। और ये सोच कैसे आया कि मुझे कुछ ऐसा करना है राइटर्स के लिए? देखो, एक तो इनफॉर्मली तो वैसे भी एक अंदाज़ा था कि रॉयल्टीज़ जो होती है उसकी एक प्रथा जो है वो दुनिया भर में मानी जाती है। हिंदुस्तान में भी जो नॉवेल्स और किताबें जो लिखते हैं उनको भी भैया 10%, 12.5% या मिनिमम 7.5% रॉयल्टी मिलती है उनके सेल पे। और ये कॉन्सेप्ट जो है वो ये बिल्कुल एक, अगर उसका फ़लसफ़ा देखो तो बिल्कुल सही है। तो वो फ़लसफ़े से हम अलाइंड थे कि भैया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो बाकी के जो प्रॉपर्टीज़ होती है उससे अलग होती है, बिकॉज ये क्रिएटिव काम है, ये ओरिजिनल काम है। और जब ये समाज में आता है ये काम, तो एक समाज को एक मानसिक रूप से, एक रूहानी रूप से एक फ़ायदा होता है। इट एनरिचेस दिस ऑलमोस्ट द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ अ सोसाइटी, सो इट हैज़ टू बी ट्रीटेड सेपरेटली। सो व्हेन इट इज़ कमर्शलाइज्ड एंड एडिशनल मनी इज़ मेड ऑन दैट, then the originator, the creator should be able to get a share from that. Now this is an accepted ideology across the world. हिंदुस्तान थोड़ा सा पीछे रह गया। तो हिंदुस्तान में इससे पहले या आज तक क्या चल रहा है? आज तक ये था कि जहाँ स्क्रिप्ट राइटर्स का सवाल है कि 2012 में जो कॉपीराइट एक्ट को अमेंड किया गया, उससे पहले जो प्रथा जो थी वो ये थी कि अगर प्रोड्यूसर ने आपको मानो 100 रुपये भी दिए लिखने के लिए, तो जो कुछ भी आपने लिखा, जो कुछ भी, वो सारा उसका हो गया, प्रोड्यूसर का हो गया। उसके बाद वो उसके ऊपर लाखों कमाए, करोड़ों कमाए, आपको कुछ नहीं मिलेगा। सलीम जावेद जो ऑब्वियसली क्लियरली सबसे ज़्यादा कामयाब हमारे रहे हैं पटकथा लेखक, स्क्रिप्ट राइटर्स, शोले, दीवार, शक्ति, मतलब ढेर सारी उन्होंने कामयाब फिल्में दिए, उनको एक पैसा रॉयल्टी उसका नहीं मिला। हालांकि उसके प्रोड्यूसर्स ने और बाकी राइट्स कंट्रोलर ने तो करोड़ों रुपए कमा लिए और अभी भी कमा रहे हैं। लेकिन उस वक्त जब तक ये अमेंडमेंट नहीं, क्योंकि कानून नहीं था, और फिल्म इंडस्ट्री की प्रथा यही थी कि भाई आपको पैसे दे दिए हमने लिखने के लिए, खत्म हो गई बात। अभी इसके ऊपर हम जितना भी कमाएं, बिकॉज नए नए माध्यम आते गए और उसको लेके भैया, बिकॉज टीवी तो पहले था भी नहीं, वो आया, उसके बाद भैया OTT प्लेटफॉर्म्स आए, ढेर सारा पैसा आने लगा। कभी उन्होंने मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि ये किसी के जहन में बात थी नहीं कि स्क्रिप्ट राइटर क्या है, एक बार काम ले लिया, खत्म हो गया, अब जाओ यार, अब इसका क्या करना है, ये हमारा हमारा हक है इसके ऊपर। तो ये तोड़ना बहुत ज़रूरी था, और वो संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। हमने अभी मान लो कि बैटल जीती है, अभी वॉर बाकी है। अच्छा, आप ऐसा क्यों कहते हैं कि बैटल जीती है, वॉर बाकी है? क्योंकि इसमें यह है कि एक माइंडसेट थोड़ा सा काफ़ी जमा हुआ है कि अगर रॉयल्टीज़ देनी पड़े राइटर्स को, मतलब स्क्रिप्टों के लिए, तो जो अर्थव्यवस्था जो है हमारे फिल्म इंडस्ट्री की वगैरह, वो बिल्कुल गड़बड़ा जाएगी, बंद हो जाएगी। जब 2012 में जब हम लोग लड़ रहे थे, सरकार के साथ लॉबी कर रहे, तो सामने प्रोड्यूसर्स लॉबी थी,
उन्होंने बहुत दबाव डाल के और बहुत ज़ोर से ये कहा था कि अगर ये कानून आया कि भैया रॉयल्टी देनी ही पड़ेगी तो फिल्म इंडस्ट्री बंद हो। अच्छा, यहां तक बात पहुंच गई। मुकेश भट्ट ने टेलीविजन पे बार बार ये कहा था और उसका सामने हमने भी कहा था ये कि भैया हॉलीवुड में दी जा रही है, दुनिया भर के 72 देशों में ये दी जा रही है, वहां तो बंद नहीं हुआ। कोई बंद नहीं हुआ। इनफैक्ट हॉलीवुड वाज फ्लरिशिंग एंड हैज बीन फ्लरिशिंग ऑल दिस व्हाइल। तो ये यू हैव टू बिल्ड दिस इनटू इट। और बेसिक जो आप बार बार दोहराते रहते हो कोमल, कि अगर आपकी स्क्रिप्ट सही नहीं है, जिसे आप आजकल कंटेंट कहते हैं, अगर स्क्रिप्ट सही नहीं है, कितने भी आप बड़े स्टार डाल दो, अच्छा डायरेक्टर डाल दो, आप यू कैन नॉट मेक अ गुड फिल्म आउट ऑफ अ बैड स्क्रिप्ट। और कॉन्वर्सली स्क्रिप्ट अच्छी है तो छोटे से छोटा स्टार या नए स्टार कास्ट की फिल्में भी हिट हो जाती हैं। बिल्कुल, स्टार बनते हैं Yes. बिकॉज द स्क्रिप्ट इज स्ट्रॉन्ग, नैरेटिव इज स्ट्रॉन्ग, और कहानी देखने तो लोग आते हैं। उसको किस तरीके से माउंट किया जाए, ऑफ कोर्स वो डायरेक्टर और बाकी टेक्नीशियंस उनका काम है, लेकिन अगर स्क्रिप्ट कमजोर है तो उसकी नींव ही टूट जाएगी। तो ये मैं कह रहा हूं कि ये पहचानना बहुत जरूरी है कि वहां इन्वेस्ट ज्यादा कीजिए सो दैट बाकी का सुपर स्ट्रक्चर जो है वो तगड़ा बने। अगर आपका फाउंडेशन इमारत का कमजोर है तो आप कितने भी ऊंची बिल्डिंग बना लीजिए, फिर वो डगमगाएगी और अर्थक्वेक आते ही गिर जाएगी। ये तक। तो ये माइंडसेट जो है थोड़ा बदलना जरूरी है। अभी भी ये स्टार का माइंडसेट है जिसके ऊपर वंस अगेन आप बार बार डंडा मारे जा रहे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है आपकी बात, माफ कीजिएगा। ओके, कि स्टार फीस कम कीजिए और जहां देना चाहिए जैसे स्क्रिप्ट को वहां ज्यादा दीजिए। बिल्कुल, उसी को लेके स्टार बनेंगे। लेकिन वो तो इसके लिए ये थोड़ा सा उसको प्रोड्यूसर्स तो कन्विंस कर रहे थे गवर्नमेंट को कि ये ना करें। गवर्नमेंट कैसे कन्विंस हुई? अब वो वक्त तो लगा उसके लिए। और कितना वक्त लग गया अप्रोक्सीमेटली? देखो, हमने जब पहली बार मैंने एप्लीकेशन पूरा तैयार करके जो डाला था, दैट वाज इन अप्रैल 2016, टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट 8.5 to 9 years. Oh my goodness. and innumerable trips here across the world, lobbying with other societies to write to the government. So many times I made sure that they wrote to the government to explain to them कि ये दुनिया भर में ये हो रहा है, आप चिंता ना करें। देखो, तकलीफ ये भी थी, और ईमानदारी से कहूँगा कि ये फिल्म मेकिंग की जो कॉर्पोरेट लॉबी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बराबर, उनकी पहुंच भी काफ़ी है, उनका प्रोफाइल है, मल्टीनेशनल्स है। सही बात। और अगर ये आप चाहते हो कि वे लोग यहाँ काम करें, और एक तरफ से जो कहा गया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो उसकी आड़ में ये उन्होंने डाल दिया कि भैया वैसे भी लिरिसिस्ट और म्यूजिशियंस की कॉपीराइट सोसाइटी है, और बाकी पीपीएल रिकॉर्डिंग्स वगैरह की है, ओके, अभी सिंगर्स की भी है, तो यार ये इतनी सारी सोसाइटीज़ बनेंगी तो यार हम काम कैसे करेंगे। ये कहकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की आड़ में उन्होंने कहा कि भैया एक और हमको नहीं चाहिए, हालांकि दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली। ओके, म्यूजिक भी जो आता है, लिरिक्स भी जो आते हैं, वो स्क्रिप्ट के बेसिस पे आते हैं, वो इंडिपेंडेंटली तो नहीं आ रहे हैं। वो देखेंगे भैया स्क्रिप्ट में कहाँ सिचुएशन क्या है, उसके बेसिस पे वो बनाएंगे ना, कहानी के बेसिस पे। तो ये तो इसके ऊपर तो सबसे पहले आपको ध्यान देना चाहिए, उसके ऊपर सबसे आखिर में ध्यान। तो ये वक्त तो लगा, प्लस होता ये भी है कि बहुत बार ब्यूरोक्रेट्स बदलते जाते हैं। वो दैट मस्ट हैव बीन वेरी डिफिकल्ट। तो हर एक को फिर एक से कन्विंस करना जरूरी हो जाता है। तो देयरफॉर देयर वाज इन्यूमरेबल ट्रिप्स, बट द लेटेस्ट टीम, आई मस्ट एडमिट, who have been there have been extremely, very intelligently sensitive to our cause. They understood it completely and they lobbied on our behalf also to push for it. So our gratitude also is to them as well as to Mr. Piyush Goyal, who finally sort of, when he is the, right now he is the commerce minister, so he is the one who saw it. I mean, he is an intelligent man, so he managed to see it कि नहीं ये correct है और ये होना चाहिए, और उन्होंने उसको टप्पा लगा दिया। सुपर। तो अब क्या बदलाव आ जाएगा? अब देखिए, एक तो क्लियरली ये है कि अगर आप सिनेमा हॉल के बाहर किसी लेखक की फिल्म ले जाते हो, ओटीटी पे हो, ब्रॉडकास्ट में हो, किसी और माध्यम पे आप डालते हो, या परदेश बेचते हो, या उसको अडेप्ट करते हो, रीमेक करते हो, तो उसमें जो एडिशनल जो आपको इनकम जो मिल रही है प्रोड्यूसर को या राइट्स ओनर को, उसमें से एक हिस्सा, और वो हिस्सा डिफाइंड है? नो, दैट इज अ नेगोशिएशन व्हिच हैज टू स्टार्ट नाउ, बिकॉज अभी तक हमारे पास वो हैसियत नहीं थी कि हम लोग टेबल पे बैठ के नेगोशिएट करें। लेकिन अभी इतना यकीन ज़रूर है हमें
के ब्रॉडकास्टर्स है और OTT प्लेटफॉर्म्स है, दीज आर द मेन रेवेन्यू अर्नर्स। या तो इन प्रिंसिपल दे रियलाइज्ड कि भैया अभी ये कानून है, उसका अमल भी हो चुका है, इसके लिए इसको बेसिक लेवल पे इसको अपोज करना मुनासिब नहीं होगा, बिकॉज सरकार भी खफा हो जाएगी कि यार हम कह रहे हैं आपको खुद, क्योंकि हमने इसको एंडोर्स किया है और अभी आप किस तरीके से ये कर रहे हैं। तो एक तो वो बात हो गई। अभी ये है कि नेगोशिएट करना जरूरी है। सो ऑब्वियसली एवरीबडी विल वांट कि भैया जितना कम से कम दिया जाए, और इसमें यह कि हम रीजनेबल होने के लिए तैयार हैं। उसके दो कारण हैं। एक तो ये कि अभी तक ये पास नहीं हुआ था, तो शायद इन लोग भी ये सोच रहे होंगे कि ये नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मतलब जो 8 साल 9 साल में अभी तो क्यों होगा यार, अभी तो चलो अटका हुआ है, रहने दो उनको इनडेफिनेटली। लेकिन उनको अंदाजा नहीं था कि हम लोग छोड़ने वाले नहीं थे। वी वर वेरी डॉग्ड अबाउट इट। तो एक तो ये तो दे विल हैव टू रीओरिएंट देयर बजट्स टू इंक्लूड दिस इन। दूसरी बात ये है कि क्रेडिट्स जो हैं, अब अगेन माफ़ कीजिएगा, लेकिन जो नए राइटर्स होते हैं, जो जूनियर राइटर्स जिनको माना जाता है, अक्सर उनको क्रेडिट जितना जो मिलना चाहिए वो नहीं, छीन लिया जाता है। कई बार एक सीनियर राइटर आ जाता है तो प्रोड्यूसर को लगता है कि नहीं नहीं भैया सीनियर है तो ना उसके स्टेटस के हिसाब से उसका नाम पहले आना चाहिए या उसी का नाम आना चाहिए, इनको भैया असिस्टेंट में डाल दो या एसोसिएट। हालांकि स्क्रिप्ट इन्होंने लिखी है। दूसरे डायरेक्टर्स भी बहुत बार जब डिस्कस करते हैं, कुछ सजेशन देते हैं या कुछ फीडबैक देते हैं, उनको लगता है भैया मेरा भी तो कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर। Exactly. लेकिन वो लेखक की हैसियत से आपका कंट्रीब्यूशन सर नहीं है, डायरेक्टोरियली आपका काम है। वैसे तो आप भैया प्रोडक्शन डिजाइनर को भी बोलोगे, That doesn't mean you become the production या designer. म्यूजिक वाले को भी, कंपोजर बोलते हैं कि नहीं यहाँ टेम्पो थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, यहाँ कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं, वहां तो नाम नहीं डालते तो वहां थोड़ी आप नाम डाल सकते हो। लेकिन यहाँ कहानी में सभी को लगता है कि भैया हमने भी किया है, तो वो वील हैव टू क्लीन दैट अप एंड दैट इज गोइंग टू टेक सम डूइंग, दो वी आर इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग दैट। हमको कोमल जो सपोर्ट जो है जबरदस्त मिला है फ्रॉम द ट्रेड यूनियन विच इज स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन, और SWA जो है स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन, यस, they have over the years worked very hard to make it a strong organization, a reasonable and a absolutely professionally run organization. तो हम लोग कुछ बार बार चीख चीख के झंडागिरी नहीं करते, टेबल के आमने सामने बैठ के बात। तो वो जो है दैट, वो क्रेडिट्स कॉन्ट्रैक्ट्स को क्लीन अप करना वो SWA का काम है, वो चल रहा है। साथ साथ रॉयल्टीज और कॉपीराइट प्रोटेक्शन जो करना वो SRAI का काम है, तो ये चल रहा है। एंड दोनों साथ में, या एब्सोल्युटली। अभी जैसे बहुत सारे हमारे मेंबर्स जो है यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो यहाँ के भी मेंबर्स ही हैं, बिकॉज़ दीज आर राइट, बोथ ऑफ देम आर राइटर्स ऑर्गेनाइजेशंस। एक ट्रेड यूनियन है, एक ये कॉपीराइट सोसाइटी है। तो उम्मीद तो है कि नाउ इट विल गो स्मूथली। वी आर एक्सपेक्टिंग कोऑपरेशन फ्रॉम द प्रोड्यूसर। हाल मतलब कुछ समय पहले जावेद साहब ने लिरिसिस्ट के लिए ये झगड़ा किया था कि लिरिसिस्ट को भी रॉयल्टी मिलनी चाहिए। वो फाइट और आपकी फाइट में बहुत ज्यादा अंतर है कि इट्स ऑन सिमिलर लाइंस? इट इज़ अलोंग सिमिलर लाइंस। हुआ ये कि बाकायदा पहल जो थी वो जावेद साहब ने ही की थी, और हम we are always very grateful to him, and he had the vision because he was also aware of international things. तो 2009 से ये शुरू हुआ। जावेद साहब ने फ़ोन करके बात की मुझसे कि ऐसा ऐसा ये हो रहा है एंड स्क्रिप्ट राइटर्स का भी इसके अंदर हो जाना चाहिए। I'll just interrupt you here. जावेद साहब तो खुद स्क्रिप्ट राइटर भी हैं, तो उन्होंने दोनों का झगड़ा साथ में क्यों नहीं किया, दोनों का मुद्दा साथ में क्यों नहीं उठाया? बिकॉज तब ये था कि स्क्रिप्ट राइटर्स की कोई सोसाइटी थी नहीं, और IPRS जो है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी, और वहाँ जो है गड़बड़ थी। सो जावेद साहब मेन जॉब wasn't only to lobby for an amendment in the act, और अमेंडमेंट में एक ही मुद्दा था जिसके ऊपर बेसिक प्रॉब्लम आया था, which was के the right to receive royalty should be non-assignable। मतलब ये हक जो मेरे पास है आप मुझसे खरीद नहीं सकते। नहीं तो प्रोड्यूसर क्या कहेगा, अरे अभी कहाँ रॉयल्टी किसको मिलेगी, क्या मिलेगा, आप ये 1 लाख रुपया ले लो वगैरह, हालांकि रॉयल्टी उसमें से आ सकती है 40 लाख, फिर वो अपने जेब में डालेगा। तो इसके लिए सरकार से ये लॉबी किया गया था that it should be non-assignable, और ये कानून महज जर्मनी में है, बाकी कहीं है ये कंपलसरी। और ये तो ये जावेद साहब, यही नॉन असाइनेबल आपने भी जी तो वही हमने उसके अंदर इंटरवीन किया और काफ़ी जुगाड़ करना पड़ा। मतलब कि कपिल सिब्बल तब HRD मिनिस्टर थे, और वो HRD मिनिस्ट्री के तहत ये हो रहा था, तो जुगाड़ करके उसके दफ्तर में घुस गया क्योंकि अपॉइंटमेंट नहीं था वो बोले, और वो ड्राफ्ट जो है वो जो उसका बिल का वो बंद होने वाला था।
एक हफ्ते में। So I had to rush in there. अब उनके पास समय था नहीं, तो वो कुछ ब्लाइंड लोगों की एक लॉबी जा रही थी ग्रुप, जिनको उन्होंने दिया था टाइम। तो उनसे दरख्वास्त करके मैंने कहा आपको कितना टाइम दिया, तो उन्होंने कहा हमको 15 मिनट दिए। तो ऐसे मैं आपके साथ बैठ के थोड़ा सा प्रिसाइज करता हूँ, तो उसको आप 10 मिनट में ख़त्म कर दे तो 5 मिनट में मैं घुस जाऊँगा। तो उन्होंने वो दे वर वेरी जेनरस, तो उन्होंने वो 10 मिनट में अपनी मीटिंग खत्म कर दी और बाकी की 5 मिनट में मैं घुस गया। मैंने कहा नो वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट डे स्क्रिप्ट राइटर, और 5 मिनट में उनको समझाया कि ये बहुत ज़रूरी है, और उन्होंने कबूल किया। तो तभी जाके वो ड्राफ्ट में ये आया कि स्क्रिप्ट राइटर्स का भी वही, उनके भी वही अधिकार होने चाहिए जो लिरिसिस्ट और म्यूजिक कंपोजर्स के हैं। सो ये सब कुछ करना पड़ा। पर अब प्रोड्यूसर्स की जो कम्युनिटी है जी, वो मतलब उनको खबर है कि ये अमेंडमेंट आ गया है बाकायदा एट द एसोसिएशन लेवल, लेकिन एट द ग्राउंड रियलिटी सारे प्रोड्यूसर्स को ये खबर पहुंच गई है कि अभी तक नहीं पहुंची? देखिए, अभी इसमें ये होता है ना कि कानून के हिसाब से जो कॉपीराइट सोसाइटी जो है अभी, जो हमारे पास स्क्रीन राइटर्स राइट्स एसोसिएशन, उसके 2 किस्म के मेंबर्स होते हैं, राइटर्स एंड प्रोड्यूसर्स। सही बात। ओके, तो और जो रॉयल्टी अगर एक फिल्म की आती है तो 50% जो है वो राइटर्स या राइटिंग टीम को जाती है, और 50% फुल 50% जाती है जिसके राइट्स है। अब अगर प्रोड्यूसर ने राइट्स असाइन कर दिए हो, मानो नेटफ्लिक्स को या जिसको भी राइट्स कंट्रोलर जो होते हैं, उन्होंने अगर राइट्स खरीद लिए, देन दैट बॉडी, दैट एंटिटी बिकम्स द ओनर, देन दैट एंटिटी गेट्स द। नाउ बहुत सारे प्रोड्यूसर जिनके पास ऑब्वियसली है उनके खुद के राइट्स वगैरह, सो वी आर एनकरेजिंग देम आल्सो टू बिकम मेंबर्स, बिकॉज वो फर्दर एक्सप्लॉयटेशन जो होता है उससे उनको 50% भी मिलेगा, फायदा उन्हें भी मिलेगा, और ये बहुत अच्छा और रियली रेवोल्यूशनरी कानून है जो हमारी सरकार ने लाया। इट वाज वेरी प्रोग्रेसिव इन 2012 कि उन्होंने कहा नहीं भैया, आपने रिस्क ली है, आपने राइटर को फी दी है लिखने के लिए, हो सकता है आपकी फिल्म फ्लॉप हो जाती है और आगे तो कुछ OTT कोई लेता भी नहीं, तो आपने जो ये रिस्क जो ली है, इन्वेस्ट किया है, इसलिए आपको भी मिलना चाहिए, और जो राइटर जिसने ऑल्सो अपने करियर पे रिस्क लिए उसको भी मिलना चाहिए। तो ये इसलिए ओनर एंड ऑथर ये दोनों का वो है। अब ये जब कानून बन गया, उससे पहले कानून मतलब सॉरी ये रजिस्ट्रेशन जो हो गया, उससे पहले मुझे याद है कि 2020 में उन्होंने कहा एप्लीकेशन रिवाइज करके आप डालिए, कॉपीराइट रजिस्ट्रार ने कहा था, कुछ वर्डिंग में उनको तकलीफ आई टेक्निकल, या एवरी टाइम कोई बदलता था वहाँ, तो वो कुछ ना कुछ सुझाव लेके आते थे कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, तो हमने किया। तो उस वक्त उन्होंने अपनी वेबसाइट पे डाला कि ऑल द स्टेक होल्डर्स हु हैव एनीथिंग टू से अबाउट दिस, प्लीज सेंड इन योर इनपुट्स। और ये सारी प्रोड्यूसर्स लॉबी जो थी, उन्होंने सारे जो अपने प्रोड्यूसर एसोसिएशन जो हैं, उन्होंने सबने आपत्ति जताई थी उस वक्त, ये नहीं होना चाहिए। तो इन सबको पता है। ओके, लेकिन अच्छी बात यह है कि भैया प्रोड्यूसर्स एंड राइटर्स दरअसल तो पार्टनर्स हैं। हमारी स्क्रिप्ट के बिना वो फिल्म नहीं बना सकते, फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं होगी अगर स्क्रिप्ट राइटर का कोई काम नहीं है तो। और दूसरी तरफ अगर हम केवल स्क्रिप्ट लिखें और प्रोड्यूसर ना हो तो लेके क्या करेंगे, ड्रॉअर में रखेंगे, आपको पढ़ के सुनाएंगे। तो फिल्म बनानी हो तो हमें उनकी जरूरत है, और उनको फिल्म बनानी हो तो उन्हें हमारी जरूरत है। एग्जैक्टली। तो ये पार्टनरशिप, इस एक्चुअली अप्रोच से, इस आइडियोलॉजी से हम लोग जा रहे हैं इनके पास, और हमें पूरा यकीन है कि वो भी उसी तरीके से आके बैठेंगे कि चलो मिल के काम करते हैं, कानून बन गया, अभी झगड़ा छोड़े, ओके अभी मिल के करें, लेकिन एक मुनासिब रूप से करें, एक रीजनेबल तरीके से ये करे वगैरह, जो हम लोग तैयार है उसके। तो आपको क्या लगता है कब से इट विल बी इन मोशन? टेक्निकली इट कैन स्टार्ट टुमारो, बट यू नीड टू नेगोशिएट वगैरह वगैरह। तो वो नेगोशिएशन, हमारा इरादा ये है कि समवेयर अराउंड द फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी और द फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ फरवरी, ये मेरा टारगेट है, दैट वी विल बिगिन टू स्टार्ट। ओके, उससे पहले थोड़ा सा एक माहौल बनाना पड़ता है, इंडिविजुअली इन लोगों को मिल के, जो गिल्ड जो है उनके साथ मैं मीटिंग करना चाहूँगा, शिवाशीष साहब जो है वगैरह, ये जो थे सिद्धार्थ रॉय कपूर जो पहले प्रेसिडेंट रहे हैं काफ़ी बार, वो बिल्कुल समझदार है, बहुत समझदार है। शिवाशीष भी समझदार बंदे हैं जी, तो शिवाशीष साहब से भी बात करके ओके, ताकि गिल्ड की मीटिंग बुलाई जाए और वहाँ एटलीस्ट हम ये पेश करें कि इसके अंदर कोई घबराने की बात नहीं है, एक रीजनेबल रूप से अपन करते हैं, क्योंकि कानून को तो पालना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं दोगे तो वो गैर कानूनी हो जाएगा उसके अंदर। ओके, तो इसके लिए झगड़ा ना करें,
कोर्ट वोट में ना जाए, लेट अस जस्ट मूव स्मूथली। तो ये माहौल बना के फिर नेगोशिएशन शुरू होगा। दूसरा यह है कि अगर कहीं परदेश में हमारा काम दिखाया जाता है तो वहाँ से रॉयल्टी बनती है, तो वहाँ की जो कॉपीराइट सोसाइटी है, मानो अगर फ्रांस में दिखाया जा रहा है, पेरिस में दिखाया जा रहा है, तो फ्रेंच कॉपीराइट सोसाइटी है SACD, तो वो रॉयल्टी कलेक्ट करते हैं हमारे लिए और वो फिर हमारी कॉपीराइट सोसाइटी को ट्रांसफ़र करते हैं और हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लाइकवाइज अगर कोई फ्रेंच फिल्म यहाँ आए OTT पे वगैरह, तो उसकी रॉयल्टी जो बनेगी वो हम कलेक्ट करके उनको, तो ये रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स जो है, एग्रीमेंट्स, वो शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी। और वो लोग तो इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि इंटरनेशनली आयरॉनिक बात यह है कि हिंदुस्तान में ऑपोजिशन था, ओके, हमारे ये सोसाइटी को लेके, लेकिन बाहर फुल कोऑपरेशन था। दे वर वेरी वेलकमिंग ऑफ अस, और हमने ये सब माहौल तैयार कर लिया। तो ना से हो गया या बहुत, तो इसके लिए भी इंटेंट कि ये दोनों ही क्षेत्र जो है, डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल, कि यहाँ से जल्दी शुरू हो जाए ताकि राइटर्स को मिलने लगे। और देखिए कानून क्या कहता है, रॉयल्टी कब तक मिलेगी? ओके, 60 साल आफ्टर डेथ तक, आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑथर। मानो ऑथर के 40 साल अभी बाकी है जीने के, उसके बाद 60 साल, मतलब 100 साल तक जब जब उनका काम दिखाया जाएगा कहीं भी दुनिया में, किसी भी माध्यम पर, सिनेमा हॉल के बाहर, उसमें से रॉयल्टी मिलेगी ना। दिस इज अ बिग थिंग, विच इज़ वाई सी द कॉन्ट्रैक्ट्स हैव टू बी क्लीन्ड अप। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि क्रेडिट्स जो है, इसको सही तरीके से राइटर्स को प्रोटेक्शन मिले। ऐसा ना हो कि नहीं, मैं तो शुरुआत कर रहा हूँ, चलो पैसे मिल गए और मेरा असिस्टेंट भी नाम आ गया, तो चलो बात तो आगे बढ़ेगी। क्योंकि वो फिल्म जाके क्या करती है, क्या कारनामे करती है और क्या बिजनेस करती है और कैसे कैसे कमाती है, उसका पूरा हिस्सा आपको मिलने वाला है। बिल्कुल। तो 100 साल का रॉयल्टी आप छोड़ दोगे क्योंकि आप इसके लिए लड़ना नहीं चाहते हो? सभी लोग जागरूक हो जाएंगे तो आई थिंक एक ज़बरदस्त बदलाव तो आएगा ही, ये इम्प्लीकेशंस होंगे। अंजुम जी, आप सोच नहीं सकते आपने क्या किया है फुल कम्युनिटी ऑफ राइटर्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो एंड थैंक यू सो मच, आपने इतनी आसान तरीके से, इतने सिंपल लैंग्वेज में समझाया। आपके राइटर्स को कुछ अगर आप कहना चाहेंगे? जी, बाकायदा कहना चाहूँगा। एक तो देखिए, हर काम में बहुत बार ये होता है कि एक चेहरा ज़रूर नज़र आता है, क्योंकि वो चेहरा पहल करके ये सब काम करवा रहा है, वो मैं मानता हूँ। लेकिन साथ में भी लोग होते हैं जो अभी जुड़ गए हैं, तो इसके लिए अभी एक टीम बन चुकी है हमारी उसके अंदर, और अच्छे अच्छे लोग हैं। तो अगर आपको अगर एक्नॉलेज भी करना हो तो यू हैव टू ऑल्सो एक्नॉलेज द टीम अपार्ट फ्रॉम जस्ट मी। दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2, ये रॉयल्टी जिसकी ये ज़बरदस्त बातें हो रही है, ये तब आपको मिल सकती है जब आप इस कॉपीराइट सोसाइटी के मेंबर बनोगे। So you have to ensure that you apply for membership, submit the documents, register your work with the Copyright Society. By assigning to the Copyright Society your right to receive royalty, so that we can start collecting royalty on your behalf. It's huge. So you have to ensure ASAP you become members. Otherwise there's nothing, you can only say, अरे क्या बात है, बहुत बड़ा काम हो गया। आपको कुछ नहीं मिलेगा उसके अंदर से, कुछ नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ मेंबर्स के जरिए, मेंबरशिप के जरिए ही आपको मिल सकता है। तो यू मस्ट मूव क्विकली। आई होप टू सी यू देयर। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे अंजुम रजब अली साहब। इनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। ही इज़ वेरी मॉडेस्ट, ही सेज ही इज़ गॉट अ टीम एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन पहल इन्होंने की एंड अल्टीमेटली ही टुक इट टू फ्रूएशन। और एक और बात आपको बता दूं, FTII, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में ये शख्स है जिन्होंने स्क्रीन राइटर्स का कोर्स शुरू किया था। ही पॉइंटेड आउट दैट व्हाट इज लैकिंग इन आवर फिल्म्स इज कंटेंट, और इसलिए वी नीड टू ट्रेन स्क्रीन राइटर्स, एंड देन ही एक्चुअली फॉर्मुलेटेड द कोर्स। उसके बाद सुभाष घई साहब के विस्लिंग वुड्स में भी ही इज इंट्रोड्यूस द स्क्रीन राइटर्स कोर्स। तो एक्चुअली सुनहरे अक्षरों में एक जगह नहीं, 2, 3, 4 जगह भी लिखा जा सकता है इनका नाम। दैट वॉज अंजुम रजब अली, एंड यस, कीप वॉचिंग कोमल नाट ऑफिशियल।